तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वाह, बहुत बढ़िया। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ जिंदगी के सफर, जिंदगी के हर सफर में आपके साथ हम सफर नहीं होंगे। क्या बात है, राजीव नयन जी ने एकदम बिल्कुल सही बात कही, पीछे स्क्रीन लगा दिया उन्होंने। तो आप सभी साथियों के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, देश के आम बजट को समझने के लिए और अपने देश को समझने के लिए, क्योंकि देश की आर्थिक विकास में आपका सीधे सीधे योगदान होता है ना। राजू नयन जी कैसे हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत नमस्कार। राजू नयन जी कैसे हैं आप, हालचाल कैसे? बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। शानदार है ना। एकदम हमेशा उत्सुक रहिए, एक छोटा बचपना जैसे बच्चे खेलते हैं ना वैसे टाइप का रहिए। एक स्पोर्ट जो रहता है ना, खेल भावना रहता है ना, ठीक उसी तरह बैंक में जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं, तो उसी तरह का खेल भावना हमारे जीवन में भी होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा होता है ना, वो कितना जल्दी सीखता है, क्योंकि वो बहुत उसमें बचपना रहता है, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता है, अच्छी चीज़ों को याद रखता है, छोटी खुशी मिलती है तो उत्साहित हो जाता है ना। एग्री करते हैं? दयानंद जी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार। बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहला दिन है मेरा क्लास सर आपका आज। अरे वाह वाह, तो क्या नाम है आपका? नंद किशोर राय सर। अरे नंद किशोर राय जी, वाह बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है पहला दिन आपका? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ वाह, सर। बहुत बढ़िया। तो गाना बज रहा है जो आपके घर पे? नहीं, बगल में किसी का फोन बज रहा है सर। फोन बज रहा है? अरे वाह हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो फोन है तो बजेगा ही। तो हाँ आज सर। के सेशन में आपका स्वागत है। और आज देखिए, आज आप आए हैं तो बजट से शुरुआत करते हैं। सर देश हाँ, पहला दिन है, इंडियन बैंक से है सर। अच्छा, तो इंडिया से तो इंडियन तो यही हमारे सारे इंडियन हैं, देखो यहाँ पर सब स्क्रीन में जितने सब इंडियन हैं और बैंक से हैं। सब हाँ, हमारे इंडियन। साथी इंडियन हैं और सब बैंक से हैं। हाँ, बजा दो ताली, बजा दो राजेंद्र जी, हमारे इंडियन बैंक उससे हम बोल रहे हैं। तो ये हमारे सभी साथी इंडिया से है, इंडियन हैं और सभी बैंक से हैं। तो सभी आपके बड़े भाई छोटे भाई हैं, ठीक है नंद किशोर जी? हाँ सर। चलिए सबको नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते भाई। हाँ, सर को भी। सभी भाई लोगों को नमस्ते किया भाई, देखो हमारा नंद किशोर जी। हाँ, तो आज के सेशन में हम लोग देश के आम बजट को जानेंगे। चलो, एक चालू भाषा में हम लोग अगर बजट को सीख जानते हैं तो आप लोग की भी राय लूंगा मैं, बजट से क्या समझते हैं, बजट में क्या जानते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बैंकर साथी जो हैं, हम लोग जो आम बजट पेश होता है भारत सरकार द्वारा, उसी के दिशा निर्देशों का हम लोग पालन करते हैं और उसी काम में लग जाते हैं। और 365 डेज 24x7 हम लोग उस काम को करने में लग जाते हैं। तो जब जिस काम को हम लोग आगे आने वाले साल भर करेंगे, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे, तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है ना राजू नयन जी? बिल्कुल सर। अच्छा, तो अगर एक बजट को अगर देसी भाषा में, एक ग्रामीण एरिया के भाषा में समझें तो आप राजू नयन जी आप क्या समझते हैं बजट के बारे में? एक अगर दो पंक्तियों में इसको आपसे चाहें, कोई बात नहीं, जितना समझते हैं बताइए। किसी भी काम को सर पूरा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सर एक नियमावली की जरूरत होती है। हाँ और हाँ। उसमें सर कुछ उस प्रक्रिया को सर जो है उसके लिए प्रोविजन जो किया जाता है वो बजट की श्रेणी में आता है। 2 किलो बेटा। वाह वाह वाह, ये सही बात है। देखिए, हम लोग अलग अलग किस्म से समझते हैं। मैं अगर 100 लोगों से पूछूंगा तो 100 अलग अलग जवाब आएंगे। लेकिन अगर आम भाषा में समझा जाए, राजू नयन जी आपने अपने इस स्तर पर सही बोला। आम भाषा में अगर बजट को समझेंगे तो एक साल के अंदर हमारे पास रुपया आएगा कहाँ से और वो रुपया हम लगाएंगे कहाँ से। समझ में आया तो ताली हो जाए तो जरा, है कितना आसान है? अगर पूछ लेते वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मतलब इतना आसान है इसको समझना कि अगर पूछ लेते वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। कि अगर हम कि राजू नयन जी का हालचाल पूछ लें तो राजू नयन जी बोलते हैं सर अब ठीक हो गया सर, क्योंकि आपने हालचाल पूछ लिया ना सर, अब सही हो गया, है ना। तो ठीक उसी तरह से आम बजट को हम समझेंगे कि रुपया आएगा कहाँ से और उस रुपये का हम करेंगे कहाँ से। समझ में आया तो बोलिए अहो, कितना बढ़िया है ना। ओहो। क्यों? क्योंकि जब रुपया आएगा तो
तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि उस रुपये को हम लगाएंगे कहाँ, किसके उपयोग में लगाएंगे, किसके फायदे में लगाएंगे, जिससे कि देश विकास करेगा, देश में रहने वालों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, देश में रहने वाले लोग अपने विकास की राह से बढ़ेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका जीवन आसान होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। हाँ जी, हमारे दया जी भी आ गए। दया जी बढ़िया है एकदम, है। बजट बढ़ा दूंगा आज आपके घर का, है ना, बजट बढ़ा दूंगा मैं। और जब सरकार ने बजट बढ़ाया तो हमको भी जानना जरूरी है दया जी, है ना दया जी। नहीं देखो हमारे दया जी जुड़े हुए हैं, हमारे आवाज थोड़ा देर से आएगी वहां तक, थोड़ा दूर है ना पटना। तो आज मैं आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बजट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बजट की, कुछ खास इस तरह से हम समझेंगे कि जो हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज डिटेल रूप से आपको देखे भी होंगे या टेलीविजन पे यही चल रहा होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग भाषा में समझेंगे। उन्होंने कहा कि जो पहले ही उन्होंने इरादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, तो उन्होंने एश्योर किया पूरे देश की जनता को संसद में कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ आएगा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने एक बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की है। और उस बजट के हम छोटे छोटे पहलुओं पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग पैरामीटर की दृष्टि से हमें जो है क्या महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ें हमें याद रखनी है प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से, और हमको जो है क्या ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे महत्वपूर्ण 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर मान लीजिए ये अभी साथियों के लिए बोला जाए, तो जिन साथियों का प्रमोशन एग्जाम हो गया है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनको ना सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि बताओ बजट की मुख्य बातें क्या है, बजट की कोई चीज बताइए। तो ऐसे कंडीशन में उनको समझने के लिए अगर हम बात करें तो बजट में 3 बड़ी बातें कही गई हैं। एक तो है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनमें आयकर को लेके बड़ी राहत दी गई है। पहले आयकर जो है 5 लाख तक छूट था, जिसे बढ़ा के आप कितना कर दिया है राजू नैन जी, 7 लाख तक कर दिया गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी राहत है कि आयकर को लेके सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है, जिससे कि ज्यादातर लाभ नौकरी पेशा लोगों को होगा। दूसरा जो इसमें बजट में आकर्षण का केंद्र है वो है ऑटोमोबाइल, टॉयज और देसी मोबाइल। मतलब जो बोलते हैं ना कि इंडिया में अगर कोई मोबाइल बनाएगा तो उस मोबाइल इंडस्ट्री के लिए किस तरह से बेनिफिट होगा इनके लिए। तो पहला आकर्षण का केंद्र है इस पूरे बजट में, एक तो है नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर, दूसरा जो आकर्षण का केंद्र है वो ऑटोमोबाइल, टॉयज जो और देसी मोबाइल जो बनाएंगे उनको जो है सस्ते किए गए हैं। अगला जो एक महत्वपूर्ण आकर्षण दिया गया है, इसमें पैन कार्ड के बारे में कहा गया है। पैन कार्ड को अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। तो आप जो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम समझते हैं धीरे धीरे करके, कि आम बजट 2023 और 24 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट 2023 के लिए यहाँ पर घोषणा की कि 7 लाख तक की आय तक टैक्स में छूट की जाएगी। तो ये आने वाले साल 2 साल तक ये सवाल बनता रहेगा कि टैक्स में छूट की जो सीलिंग है वो कितनी है, इनकम वो है 7 लाख। दूसरा जो है महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ राहत दी गई है, डिटेल में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। और इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहन है, ऑटोमोबाइल है, खिलौने हैं, देसी मोबाइल के सस्ते करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ महिलाओं और नागरिकों के लिए बड़ी राहत दी गई है। और इसमें जो हाउसिंग सेक्टर को भी इसमें बेनिफिट देने के लिए उसमें बजट रखा गया है। तो अगर हम स्टेप वाइज इसको पढ़ेंगे आम बजट में तो आपको और डिटेल पता चलेगा कि जिसमें विकास दर को कितना रखा गया है। ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट होगा, भारत की आर्थिक विकास दर कितने का रहने का अनुमान रहेगा। तो उसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को 7% रखने का अनुमान रखा गया है। और कोरोना के समय जो 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था की थी उन्होंने, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा किया, जिस पर 2 लाख करोड़ खर्च किए गए। और बहुत सारे जो आवास योजना है, ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स को आप राजू नैन जी लिख लेना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना पे लिख लो। प्रधानमंत्री आवास योजना पे सरकार ने जो खर्च करने का जो बजट रखा है उसको 66% बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपए का कर दिया। ये एक सवाल पक्का है आपका, है ना, क्या कर दिया
कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सब्सिडी वगैरह खर्च वगैरह के लिए जो बजट रखा गया था वो 66% बढ़ाकर वो 79,000 करोड़ कर दिया गया। दूसरा जो है ट्राइबल एरिया में विकास के लिए सरकार ने बहुत सारे घोषणाएं की हैं, जिसमें आदिवासी जो बच्चे हैं उनको 3 सालों के लिए 740 एकलव्य स्कूलों में जो है शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, 38,800। जो स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, टीचर को जो है अच्छे से मजबूत करने के लिए ये काम किया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए इसमें कहा है कि पीएम कौशल विकास योजना को चौथे चरण में लॉन्च करेगी, जिसके तहत सरकार 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये नोट कर लीजिए जरा कि प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के तहत चौथे चरण में सरकार ने 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज जो अभी मुझे इसमें बहुत ही अच्छा मतलब इसमें एक नया चेंज लगा और वो प्रमोशन दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। हमारे दया जी बताएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं दयानंद जी? पहले था 15 लाख 15 लाख, अभी 30 लाख हो गया। अभी 30 लाख हो गया। तो ये लगातार ये सवाल जो है अपना स्थान सुनिश्चित करेगा कि पहले जो है वो 15 लाख था, तो अब ये 30 लाख हो गया। 30 लाख हो तो गया। ये बजट के कुछ आकर्षण है। अभी आपको महिला के लिए भी कुछ हुआ सर? हाँ जी, महिला के लिए भी कुछ हुआ है? हाँ महिलाओं के लिए भी हुआ है। महिलाओं के लिए भी जो राहत दी गई है कि महिला सेविंग सम्मान को लॉन्च किया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। कितना? सर 2 लाख रुपया 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5। 7.5। तो सरकार चाहती है कि लोग अपने आत्मसम्मान से जिएं और उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और निवेश जो है वो 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है, मतलब जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होते हैं ना अर्थव्यवस्था में, वो बहुत महत्वपूर्ण अंग अदा करते हैं सरकार के लिए। तो आम बजट को हम समझेंगे इस तरह से कि जो बजट है वो क्या होता है, कहाँ से रुपया आएगा और कहाँ रुपया जाएगा, और इसी से देश की जनता जो है अपने आप को विश्वास की दृष्टि से, और एक बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास और विश्वास विवाद से विश्वास, ये थीम लाइन पे सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर यूनियन बजट पेश किया गया, क्योंकि आने वाले साल चुनाव भी होंगे। तो ये जो बजट है, इस बजट के प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि सरकार जो है अच्छा ही बनाया होगा बजट, क्योंकि देश में रहने वाले लोगों जो है फिर से एक नया प्रधानमंत्री चुनेंगे अगले साल, देश को चलाने वाली सरकार का चयन करेंगे। तो आइए अगर इस बजट को देखेंगे तो बजट में लोकसभा में बजट पेश किया गया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी एकदम राइट ट्रैक पर है। क्या है? एकदम राइट ट्रैक पर है और एक अच्छे भविष्य की ओर सर ऊंचा करके आगे बढ़ रहा है। तालियां हैं, ऐसा भाषण भाषण तक अच्छा लगता है ना, है दया जी है ना, कि हमारा भारत देश जो विविधता में जो एकता और संगठित होकर बढ़ता है, तो ऐसा देश जो है आज मैं जो है कहना चाहता हूँ, मतलब मैडम कहेंगी कहना चाहती हूँ कि भारत एक राइट ट्रैक में है और अपना सर ऊंचा करके एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आवर फोकस ऑन रिफॉर्म्स एंड साउंड पॉलिसीज रिजल्टिंग इन जन भागीदारी को इन्होंने जो है हेल्प इन ट्राइंग टाइम्स आवर राइजिंग ग्लोबल प्रोफाइल इज ड्यू टू सेवरल अकम्पलिशमेंट। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस रहेगा रिफॉर्म्स को और ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे कि जन भागीदारी को मदद मिलेगा और ग्लोबली हम लोग राइज करेंगे, हमारा प्रोफाइल जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो ये जो है उन्होंने कहा। साथ ही साथ ये बात उन्होंने कही कि जो सप्तऋषि 7 प्रायोरिटी दिया गया, वाह क्या नाम दिया गया, एक एक नाम को याद रखना पड़ेगा आपको। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लिस्टेड 7 प्रायोरिटी ऑफ यूनियन बजट। तो एक सवाल बनता है, अगर इंटरव्यू में जा रहे होंगे तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि इस साल के जो आम बजट पेश किए गए, यूनियन बजट पेश किए गए, उसमें कुछ 7 प्रायोरिटी है, उनको क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। और वो 7 प्रायोरिटी क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
digital infrastructure to aid agriculture sector, financial sector, infrastructure and investment, green growth, youth power and unleashing potential। तो आप सोचो ये 7 प्रायोरिटी है जिनको सप्तऋषि के नाम से दिया गया है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एड एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड अनलीशिंग पोटेंशियल। एक एक करके हम लोग आगे समझेंगे भी। और इसको अमृत काल कहा गया। कौन सा काल कहा गया दया जी? अमृत काल, विजन फॉर अमृत काल। मतलब ये अमृत महोत्सव और ये अमृत काल के लिए कहा गया। और इसमें अपॉर्चुनिटी दिया गया है सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ। यूथ के लिए एक बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी, इसको अमृत काल कहा गया। बताओ, भारत जब से पैदा हुआ, भारत जब से ये चालू हुआ, उसमें से लेके ये अमृत काल कहा गया है, जिसमें ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए ये काल रहेगा, जिसमें विकास होंगे। और खास करके युवा जो नागरिक हैं, युवा जो जनता है, उनके लिए अमृत काल कहा गया है। जैसा कि आप लोगों ने सप्तऋषि देखा है, इनको अमृत काल के लिए जो 7 प्रायोरिटी है, 7 प्रायोरिटी हैं, उनको इनमें प्रमुखता दी गई है। और इस 7 प्रायोरिटी में जब हम लोग ये बात कही गई है कि 7 प्रायोरिटी में देखा जाएगा कि इनकी सारी जो बेनिफिट है वो लास्ट माइल तक पहुंचे। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, ग्रीन ग्रोथ हो, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। ये सारे जो हैं सप्तऋषि हैं, इनको आपको याद करना होगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण की पैरामीटर है, वो की पैरामीटर है ये स्क्रीन। फाइनेंशियल ईयर 23 का जो ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है वो 7%। तो एक सवाल तो आपके लिए ये हो जाएगा कि आम बजट में क्या अनुमान किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 ग्रोथ के लिए इंडिया का। तो विकास, अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उसको जो है 7% का अनुमान लगाया गया है। और हॉर्टिकल्चर के लिए 2200 करोड़, टू स्पेंड ₹2200 करोड़ फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर। हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर के लिए सरकार ने 2200 करोड़ का बजट रखा है। और एग्री क्रेडिट टारगेट इंक्रीज टू ₹20 लाख क्रेडिट। ये आपको याद रखना है दया जी। एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए सरकार ने कितना टारगेट रखा है? कितना टारगेट रखा है? 20 लाख करोड़। लाख करोड़ है ना, 20 लाख करोड़। ये अगर पिछले बजट में अगर हम देखेंगे तो ये 14.5 लाख था शायद, है ना। अभी मेरे को पक्का याद नहीं है, लेकिन जो एग्री क्रेडिट जो टारगेट है वो बजट 22-23 में इतना है आपका 20 लाख करोड़। अच्छा, पहले जो था वो 18 लाख था, है ना, 18 लाख करोड़ था, जिसको बढ़ा के 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। और 2200 करोड़ जो है हाई वैल्यू जो है हॉर्टिकल्चर के लिए। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए, प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 10 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, और इसमें 33% का ग्रोथ किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, पूंजीगत लागत के लिए जो है बजट रखा गया है 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ का लागत रखा गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट, जैसा कि हमने कहा कि सरकार ने प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग के लिए आउटले रखा है 79,000 करोड़। 79,000 करोड़, इसमें भी इन्होंने काफ़ी जो है इन्हांसमेंट किया है। और दूसरा जो है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG, ये भी फुल फॉर्म देख लीजिए, अगले सवाल में आएगा। PVTG का फुल फॉर्म क्या है? वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ओवर 3 ईयर्स, इनके लिए बजट रखा है 15,000 करोड़ का। मतलब ट्राइबल एरिया में उसको वल्नरेबल ग्रुप ट्राइबल एरिया करके बजट रखा है, जिसमें से आदिवासी बच्चे, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, उन लोग पढ़ेंगे कैसे, उनके लिए ये सारा बजट खर्च होगा। तो ये की नंबर्स हैं। अब ये 7 प्रायोरिटी, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये 7 प्रायोरिटी 3-4 बार तो यही देख लिया आपने। 7 प्रायोरिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अमृत काल कहा गया है, समकेतिक विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, रीचिंग लास्ट माइल, कोई भी योजना आएगी उसके अंतिम द्वार तक पहुंचना है। जैसे कि आप पहुंच रहे हैं ना, कि हमारा खाता भाग्य विधाता, देश में रहने वाले उस आखिरी गांव के
आखिरी घर के आखिरी व्यक्ति तक आप पहुंचे हैं, जैसे कि हमारे शेखर दास जी पहुंचे हैं कि भाई आपके घर में कोई बचा तो नहीं है खाता खोलने के लिए, है ना, सबका खाता खोले हैं। ठीक उसी तरह से रीचिंग लास्ट माइल, अगर कोई बेनिफिट आएगा तो लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए। यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रेट ग्रोथ, और आपका अनलिसिंग द पोटेंशियल, मतलब जो भी पोटेंशियल है भारत में रहने वाले लोगों का, उन पोटेंशियल को ओपन करना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये 7 प्रायोरिटी हैं, और इन 7 प्रायोरिटी को आपको अभी लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दिशाओं में काम होंगे, इन्हीं दिशाओं में जो सरकार की योजनाएं बनेंगी और उस योजना के आधार पर काम होगा। चलिए एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स में देखते हैं। सर जरा सा कि ये जो विकास दर 7% जो रखने का अनुमान है सर, ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है सर या 23-24 के लिए है? ये विकास दर जो है ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है ना, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए नहीं, 23-24 के लिए होगा, वो गलत लिखा है वो, है ना, 23-24 ना, हाँ 23-24 के लिए है फाइनेंशियल ईयर। ये जो बजट पेश किया गया है एक्चुअल में ये किया गया है 23-24 के लिए किया गया है ना, ओके सर, थैंक यू। 23-24 के लिए किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनुमान रखा गया है, मतलब इसमें कि ये ग्रोथ जो है अभी 6.2% से लेके ये 7% तक बढ़ जाएगा विकास की दर, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बजट रखा है 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टारगेटेड फंडिंग फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर, है ना दयानंद जी, आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, ₹20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेटेड एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर। सरकार क्या चाहती है, आप ध्यान से समझो, सरकार चाहती है कि खेतीबाड़ी, धान वगैरह जो पैडी लगाते हैं सबके अलावा और भी एलाइड एक्टिविटी में लोग जाएं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी करें, फिशरीज करें, इस सेक्टर में भी वो अपना काम करें। ये इसमें अभी आपकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी कि अब तक किसान क्रेडिट कार्ड आप कहाँ से दोगे, किसको दोगे, दया जी बताओ, हैं आप तो मोटर स्कूटी में सबको, गली गली में सबको दे दिए, अब बचा कहाँ, बात समझ रहे मेरी बात, है ना। तो सबको जब किसान क्रेडिट कार्ड दे दिए, अब क्या बचा, अब उनको एलाइड एक्टिविटी में उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है। खेती का तो एक ही तरह होगा ना, एक बार खेती करेगा, और उसी में सारे संसाधन और ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी सर्विसेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को है टारगेट किया गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 20 लाख करोड़ का। दूसरा, इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए इनकरेजिंग के लिए एक नया टर्म बोला गया है कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इनोवेटिव स्टार्टअप है जिससे कि एग्रीकल्चर में अच्छा रूरल एरिया में ग्रोथ होगा, या नया कुछ इनोवेशन हो रहा है जिससे कि किसान की आय बढ़ेगी। ये आपको जो है इसमें नया इनको इनकरेज किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी पब्लिक है उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना ताकि वो इन्फॉर्मेटिव हो। एक किसान, अभी देखो हम लोग तो ठीक है बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं, अभी मैं लिंक भेजता हूँ आप लोग जुड़ जाते हैं, तो यही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सारा जो चीज़ें हैं वो किसानों को प्रोवाइड कराना ताकि उनको एसेसेबल हो, उनको जानकारी हो उनके प्रोडक्ट और उनके जो समेकित विकास हो, सारा सॉल्यूशन मिल जाए, कोई प्रॉब्लम आए तो कहाँ तक पहुँचे। इसके लिए ये सबका साथ सबका विकास, इसको बोलते हैं समय की इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एएनबी हार्टिकल्चर क्लीन प्लान है, और मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। श्री अन्ना देखो ये क्या क्या स्कीम लॉन्च कर रहा है। श्री अन्ना सपोर्ट टू बी गिवन IIMR हैदराबाद फॉर प्रोमोटिंग रिसर्च। ये एक सवाल हो सकता है कि श्री अन्ना सपोर्ट जो है वो IIMR हैदराबाद को जो है किया जाएगा, इस टू बी गिवन टू IIMR हैदराबाद फॉर प्रोमोटिंग रिसर्च करने के लिए। श्री अन्ना मतलब ये हो सकता है कि उस अन्न को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए। दूसरा, सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है, इसमें देखिए 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे, इस है ना। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा। नए प्रोग्राम है। हेल्थ सेक्टर में सरकार हमेशा ही बजट जो है अच्छा रखती है,
तो यहाँ पर जो है हेल्थ सेक्टर को ध्यान दिया गया है, क्योंकि अगर भारत में रहने वाले नागरिक हेल्दी होंगे तो वो देश के विकास में, इनकम जनरेशन में अपना सीधे भागीदार हो सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन और स्किलिंग के लिए सरकार ने देखिए क्या रखा है, प्राइम मिनिस्टर कौशल योजना। तो प्राइम मिनिस्टर कौशल योजना से जुड़े हुए जो भी प्रोग्राम है उनमें बजट बढ़ाया है। रिवैम्प टीचर ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए रिवैम्प टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेट किए जाएंगे चिल्ड्रंस के लिए। स्टेट विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। बताओ, एजुकेशन एंड स्किल के लिए पंचायत लेवल में और जो गांव लेवल में, वार्ड लेवल में इनके लाइब्रेरी रखे जाएंगे, है ना। पूछा जाएगा आपको, क्या पूछा जाएगा? पीबीटीजी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड। मतलब जहां भी आदिवासी लोग रहते हैं, तो ये एकदम आगे आने वाले प्रमोशन एग्जाम में ये रहेगा कि पीबीटीजी का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। इसके लिए बजट दिया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बी गिवन टू सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका। मोर टीचर टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। तो 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर्स जो है यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। 38,800 कुछ टीचर हैं, लक्ष्य रखा है। भारत श्री टू बी सेटअप बाई डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट इनक्रिप्शन, ये भारत श्री है। और भारत श्री जो होता है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इनक्रिप्शंस हैं, इसको भारत श्री कहा गया है। और पीबीटीजी जो है पर्टिकुलरली वर्नुएबल ट्राइबल ग्रुप, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वर्नुएबल ट्राइबल ग्रुप, ऐसे करके फुल फॉर्म है। अब इसमें यहाँ देखिए, इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो है उसका आउटले जो है 33.4% जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है, और 10 लाख करोड़ का ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, 10 लाख करोड़ का। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लक्ष्य रखा गया 20 लाख करोड़ का, ठीक उसी तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़। और एक सरकार ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे सड़कें बनाना, बिजली सड़कें बनाना है, और पीने का पानी है ना, आने जाने की सुविधा, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पर से हम अपने रहने वाले लोगों के जीवन को आसान करते हैं, उनके आमदनी के लिए उनका सहयोग करते हैं। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे। वाह, ये तो याद रखना पड़ेगा। रेलवे के लिए कैपिटल कितना रखा है? 2,40,000 करोड़ रेलवे के लिए, है ना। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर। 100 जो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लक्ष्य रखे गए हैं। साथ ही टायर 2 और टायर 3 सिटीज में UIDF का जो है स्थापना की जाएगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो UIDF का फुल फॉर्म लिखें राजू नैन जी, ये भी सवाल पूछेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है, ताकि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर किए जाएंगे। और जो है टायर 1 क्या होता है? टायर 1 सिटी में बताया था ना। टायर 2 सिटी 5,000 से कम जनसंख्या है, तो 5,000 से कम जनसंख्या है तो उनको क्या बोलते हैं? टायर 1 सिटी, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। और 10,000 तक जनसंख्या है तो टायर 3, और 50,000 तक जनसंख्या है तो टायर 2। तो ये टायर 2 टायर 3 सिटी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। दूसरा, कुछ जो कैपेक्स मॉडल की बात कर रहे थे, इसमें इतना याद रखिए कि 10 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट है वो बजट रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 23-24। मतलब 10 लाख करोड़ जो है खर्च करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और
जिसके तहत इसमें हायर देन 7.5 ट्रिलियन रुपीज बजटेड फॉर इन प्रीवियस ईयर, हाईएस्ट रिकॉर्ड एलोकेशन जो है। इसमें 33% का ग्रोथ किया गया है कैपेक्स मॉडल में, कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर में। चलिए इसमें सिर्फ इतना ही याद रखिए, इस स्क्रीन में से 10 लाख करोड़ का जो है बजट रखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होता है कि जहाँ पर आप ऐसी कोई चीज़ खरीदते हैं जिसका उपयोग आप लंबे समय तक करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार ऐसी चीज़ों में अपने पैसा लगाएगी 10 लाख करोड़ जिसका उपयोग वो लंबे समय तक करेंगे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये है 33% इंक्रीज किया है, और इसमें फोकस किया जाएगा ग्रोथ को, जॉब क्रिएशन को, मतलब ऐसे कामों में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाएंगे जिससे कि ग्रोथ और जॉब क्रिएशन हो, ये बात कही गई है। अगर 10 लाख करोड़ के खर्च से कोई चीज़ बनेगा तो वहाँ पर काम करने के लिए रोजगार चाहिए, है ना, तो ये जॉब क्रिएशन होगा, ये बात कही गई है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनका उपयोग सरकार जो है लंबे समय के लिए करेंगे। और ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने, देखिए है। इंडिया विल फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड प्रेजेंटिंग the government last full budget in parliament before election due to next year that Prime Minister Narendra Modi is projected to win। वाह, तालियां, है ना। सब अपना जीत के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम थोड़ी ना कम है, हम भी तो अपनी जीत के लिए यहाँ रात को जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, है ना, ताकि हमको आने वाले प्रमोशन में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ टूरिज्म को फोकस किया गया है। 50 ऐसे डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए जाएंगे थ्रू चैलेंज मोड, जिसमें फिजिकल एंड वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड होंगे, टूरिस्ट सिक्योरिटी, स्ट्रीट फूड इन्फो, ऑल इन्फॉर्मेशन जो है ऐप पर अवेलेबल होंगे, ताकि देश के बाहर से भी लोग टूरिज्म जो है यहाँ आए, उनको आकर्षित कर पाएं। और जब बाहर से लोग आते हैं तो क्या फायदा होता है दया जी? टूरिज्म को क्यों फोकस किया जाता है? इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, देश को स्ट्रॉन्ग करता है सर। रेवेन्यू अर्निंग, विदेशी पैसा आता है सर, विदेशी पैसा आता है। और आप वो विदेशी जो आते हैं ना, वो आपके रहने वाले लोगों का वहां पर आजीविका भी चलाते हैं। जैसे आप विदेश चले जाओ, आप जाते हो ना थाईलैंड, पटाया या दूसरे देश जाते हो, तो वहाँ बहुत स्वागत करते हैं वो। क्यों? क्योंकि सब जितना माल पानी लेकर आए सब इधर ही खर्चा करेगा, और यहीं जो है खर्च करके जाएगा, तो उनके देश में लगेगा, उनके देश के लोगों के लिए काम आएगा। तो ये इस तरह का टूरिज्म होता है। अगर आपके इलाके में भी कोई अगर ऐसा व्यवस्था कर दी जाए जिसमें कि आकर्षण दिया जाए टूरिज्म को, तो समझ लो बाहर से, इंडिया से भी लोग आएंगे, तो उस जगह की इकोनॉमी जो है बढ़ेगी, वहाँ के रहने वाले लोग समृद्ध होंगे। अच्छा, बनारस में है ना सर अभी जो हाँ, लॉन्च बनारस देखिए कॉरिडोर बना है बनारस में। कॉरिडोर अभी बनने जो के बाद, शिप जो लॉन्च किए हैं सर। हाँ राहुल जी, आप बनारस रहते हैं? जी सर, जी सर। जी जी जी, तो अभी बनारस आएंगे हम तो आपको याद करेंगे भी, है ना। एकदम सर, बनारस एकदम। में एक कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर वहां पर बनाने के बाद देखिए, वहां पर एक सर्वे देख रहा था कि उनमें 40% ग्रोथ हो गया टूरिज्म को। तो जी पहले सर। अगर मान लीजिए 100 लोग आ रहे थे, तो अभी 140 लोग आ रहे हैं। और फिर उनको ऐप के माध्यम से गाइड हैं, फूड हैं, ये सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक किया गया है। यहाँ पर देखिए अनलिसिंग द पोटेंशियल, ये 7 पैरामीटर में से 87 में से एक पोटेंशियल है, अनलिसिंग द पोटेंशियल। अनलिसिंग द पोटेंशियल में इन चीज़ों को शामिल किया गया है कि भारत के अंदर जो भी ग्रोथ हो सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का समावेश किया गया है, इसमें है उनके पोटेंशियल का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो सही तरीके से कार्य उत्पादकता के साथ वो आएगा बन के, तब जाके उसका वैल्यू मिलेगा, और जब वैल्यू मिलेगा तो आप अर्थव्यवस्था में साझा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा मेक एआई इन इंडिया, मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन दिए जाएंगे एग्रीकल्चर, हेल्थ और हेल्थ में, और सस्टेनेबल सिटीज़ में। तो ये नया एक मेजर दिया गया, अनलिसिंग द पोटेंशियल। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस। ये क्या होगा राजू नैन जी? ये क्या होगा कि सरकार के पास
जो भी पॉलिसी बनाते हैं या जो भी योजनाएं बनाएंगे, उस योजनाओं को ऐसा ऑटोमेटिक चीज़ें रिसर्च और उसके लिए दे देगा जिससे कि डाटा उनके पास रहेंगे और वो डाटा आपको इनपुट देंगे, उसके आधार पर आपसे काम मांगेंगे। पहले आपको हेल्प करेंगे, फिर आस्क करेंगे, फिर डिमांड करेंगे। तो ये इनेबल एक्सेस टू एनोमाइज डाटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप एंड एकेडमिया। तो ये नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। विवाद से विश्वास, लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन फॉर एमएसएमई। एमएसएमई जो अफेक्टेड हैं कोविड से, उनमें रिलीफ दिया जाएगा। विवाद से विश्वास 2 में ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम, फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। जहां भी विवाद आता है वहां पर विश्वास लाने के लिए सरकार योजनाएं लाती हैं। जैसे कि अभी कोविड आया था, तो जितने भी एमएसएमई है सब बंद हो गए, तो यहाँ पर विवाद आया था, उनको विश्वास लाने के लिए सरकार ने बहुत सारे रिलीफ दिए थे कोविड पीरियड में, है ना। गारंटी के साथ लोन दिया था, बिना मार्जिन, बिना कोलेटरल, सभी के। विवाद से विश्वास में इनमें अगर कोई सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट है तो उनको खत्म करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है कि काम किया है, सरकार से पैसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने भी एमएसएमई होते हैं ये सरकार के काम करते हैं, सरकार से काम लेते हैं, उनसे पैसे मिलते हैं। तो उनमें अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है कॉन्ट्रैक्ट का तो वो सेटलमेंट हो। फिर ये महत्वपूर्ण बात है राजू नैन जी, फेज 3 अब ई कोर्ट्स टू बी लॉन्च्ड, है ना। अभी सारे जैसे आप देखेंगे जितने भी फैसले होते हैं सब ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हैं, होते हैं कि नहीं। तो सरकार ने कहा है कि अब ई कोर्ट बनाए जाएंगे और लॉन्च किए जाएंगे ई कोर्ट। अब राजू नैन जी वहीं से बैठे अपने पेशी अटेंड करेंगे। वैसे मैं तो ई कोर्ट्स मतलब जो अपना ई कोर्ट्स है उसमें काम भी करते हैं हम, कुछ कुछ चीज़ों में जो स्टेट के होंगे, आरबीआई के होते हैं, उनमें समन्स भी ऑनलाइन आते हैं, हियरिंग भी ऑनलाइन होते हैं, फिर उसमें हम लोग जो है जवाब देते हैं ऑनलाइन। तो वीडियो फॉर्मेट में भी होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होते हैं, ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस समय पर मिल पाए। मान लीजिए हम दया जी को बोलेंगे कि भोपाल कोर्ट में हाजिर हो, वो 3 दिन लगेगा, है ना, 30,000 खर्च भी हो जाएंगे फ्लाइट टू फ्लाइट में, तो यहाँ पर वो ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे। तो ये है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, समय पर जस्टिस मिलेगा और पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी। एनटीटी डिजी लॉकर टू बी सेटअप फॉर यूज बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ताकि उनको अपने लिए सिक्योर स्टोरिंग और शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए जगह मिल जाए, डिजी लॉकर दिए जाएंगे। एक और है 5G सर्विसेज 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज। 5G सर्विसेज तो आप देख लीजिए कि 5G सर्विसेज आप भारत के हर एक लोगों के पास 5G होगा, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ये रखा गया है। RD ग्रांट फॉर लैब ग्राउंड डायमंड LG सेक्टर, लैब ग्राउंड डायमंड LG सेक्टर, डिटेल पढ़ना पड़ेगा। टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो हमारे देश में, कोई भी जिस चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो यहीं का बना हो, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए PM प्रणाम, वाह ये भी एक नया लॉन्च हो गया, देखो भाई हैं राजू नंदन जी, लिखिए PM प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। ग्रीन ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के साथ सरकार ने ये कहा है कि ऐसे 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स बनाए जाएंगे जिससे कि वातावरण प्रदूषित ना हो। मतलब हमारे देश में जो भी एटमॉस्फेयर है वो खराब ना हो, सबके हेल्थ जो है वो ठीक हो, उसके लिए ग्रीन ग्रोथ के लिए ये बजट किया गया। इसमें PM प्रणाम एक है और एक है मिस्टी, ये दोनों चीज़ों को समझना है। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्शनल यूजेज ऑफ वेटलैंड जो है उसको अमृत धरोहर के तौर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनके वर्ड भी इतने शानदार होते हैं, PM प्रणाम और मिस्टी और अमृत धरोहर। आगे देखते हैं क्या क्या है। ये ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम के तहत इनको जो है नाम दिया गया है। PM प्रणाम का तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा आपको, कितना लंबा है ये। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सिंगमेंट एंड
एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इतना लंबा नाम है। प्रणाम मतलब धरती को प्रणाम करते हैं ना, है ना राजू नैन जी? सबसे करते हैं ना कि भारत की धरती को, माता को प्रणाम, भारत माता की जय, ऐसा बोलते हैं ना। तो उन्होंने उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम निकाला है कि रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सिंगमेंट एंड, क्या कहा है उन्होंने, एमुलरेशन ऑफ मदरलैंड। ये फुल फॉर्म तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वाह। फिर है मिस्टी, मिस्टी का है मैन ग्रो इनिशिएटिव फॉर सेरुलाइन हैबिटल्स एंड टेंजिबल, क्या लिखा है ये, इनकम्स, हाँ टेंजिबल इनकम, टेंजिबल इनकम ये कहा गया। ये सब तो सब पढ़ना पड़ेगा, इसके पीछे की स्कीम्स क्या है। मेरे हिसाब से सर इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है ना सर कि पीएम जो आ सकता है कि पीएम प्रणाम किससे रिलेटेड है, फुल उसमें फॉर्म पूछा भी सकता है उसमें पीएम, ग्रीन ग्रोथ। हाँ ग्रीन ग्रोथ से भी हो सकता है। फुल फॉर्म पूछेगा पीएम प्रणाम में, आर क्या है रिस्टोरेशन, ए क्या है अवेयरनेस, एन सर एक क्या गोवर्धन भी है सर, है, एक गोवर्धन भी है। गोवर्धन है। और यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर अमृत धरोहर है। और मिस्टी क्या चीज है, मैनग्रोव मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर द शेयरलाइन हैबिटल्स एंड हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम। वाह, क्या क्या नाम है, ये सारे आपके काम के हैं भाई हैं। और ये गोवर्धन है, ये देखो गोवर्धन है, गोबर गोबर हाँ गोवर्धन। सर गोवर्धन, गोवर्धन का फुल फॉर्म बायो देखो, एग्रो रिसोर्सेज। हाँ गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। अरे कमाल है यार शेखर जी, ये तो कमाल वर्ड निकाले हैं सब, हैं कौन, गोवर्धन। और स्पेलिंग भी देखो कैसा है, जी कैपिटल, ओ कैपिटल, बी कैपिटल, ए कैपिटल, आर कैपिटल और DHAN, धन स्मॉल। तो क्या लिखा है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। ये सारे जो हैं फुल फॉर्म, जहाँ पर जितने भी से आए हैं ये आपको याद रखने हैं। वो समझ में आए तो भी, समझ में नहीं आए तो भी याद रखना है, क्योंकि हमें प्रमोशन एग्जाम में 1 नंबर चाहिए, बिना समझे भी 1 नंबर चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब स्कीम आएगी हमारे पास हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर KVY अमृत पीढ़ी, ये देखो ये पढ़ना पड़ेगा यार, 4.0 आ गया। एक आध सेशन इस पर रखूंगा मैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोलते हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर KVY। मैंने काफी दिन से, मैं अभी इसको जल्दी रखेंगे इसका सेशन। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च्ड, मतलब सोचिए इसका 4था वर्जन लॉन्च हो रहा है। हम लोगों ने अभी तक सेशन नहीं लिया, तो इसमें देखेंगे कि इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों इस पर क्या क्या इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग। हाँ अच्छा है। तो उसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग्स और ये सारे कोर्स कवरिंग होंगे। तो कौशल योजना में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी होती है कि इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा, कितना कुछ सब्सिडी भी है क्या, या स्कॉलरशिप है क्या, ये देखना पड़ेगा, उसकी योजना के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। फिर 50 डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए जाएंगे टूरिस्ट को बूस्टअप करने के लिए। और ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये तो बोला गया है। स्टेट विल इनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल्स फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI एंड हैंडीक्राफ्ट जो है प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोट करने के लिए इनकरेज किए जाएंगे राज्यों को कि वो ऐसे मॉल बनाएं जिनमें से ODOP को प्रमोट किया जाए। जैसे कि खादी वादी के लिए रहता है ना, एक जगह मॉल मिल जाता है सब सामान रखने के लिए, ठीक उसी तरह ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि कई बार भी पूछा भी गया ODOP का फुल फॉर्म क्या है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में, ये हुई ना बात फाइनेंशियल सेक्टर में। ये तो ODOP सर उससे रिलेटेड है ना सर, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन करके एक हाँ जो हाँ उसी से रिलेटेड है, उसी के रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो है अनाउंसमेंट हुए हैं। महिला सम्मान बचत पत्र, ये बढ़िया है ना, ये नया आएगा। महिला सम्मान बचत पत्र, 1 टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर ए 2-year पीरियड विथ ए डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू ₹2 लाख फॉर वुमेन, है ना एकदम। अगला पक्का है ना शेखर जी, आपके प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल आएगा, पक्का आएगा।
कि भारत सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है, महिला सम्मान बचत पत्र, जिसमें अधिकतम जमा राशि कितनी की जा सकती है। वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम, तो वो है 2 लाख फॉर वुमेन, महिला सम्मान के लिए है और बचत पत्र है। इसमें 2 साल के लिए एक बचत की बात कही गई है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है शेखर जी? 7.5। 7.5। ओके, चलिए। सेटिंग अप आप सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के बनाने के लिए सेटिंग जो है एक सेटअप बनाया जाएगा, जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंपनीज एक्ट के तहत फास्ट एंड हैंडलिंग होंगे। कंपनी को डील करने के लिए जो चीज़ें आप प्रोसेस करना चाहेंगे तो उसके तहत उसको करेंगे, ऐसी बात कही गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ये एक रजिस्ट्री नया आ गया। बताइए कितना तो रजिस्ट्री आ रहा है क्लियरली, तो क्या क्या रजिस्ट्री? CKYC, अभी एक नया आ गया NFIR। NFIR का फुल फॉर्म होगा नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। क्या होगा दया जी, पढ़िए। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। इसमें कहा गया है टू इनेबल एफिशिएंट लैंडिंग, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जो इसके लिए जितने भी जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं उनको योग्य बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि वो लैंडिंग करें, उनके लिए नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाया जाएगा, ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। उनको जानकारियां मिलेंगी, सारा जानकारी अपडेट होगा, है ना। जैसे रजिस्ट्री का क्या मतलब होता है शेखर जी? भंडार केंद्र होता है, भंडार केंद्र। जैसे CKYC, CRPC जो बना है, रिकॉर्ड रजिस्ट्री होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, सबका KYC रहेगा। आप किसी का चाहो तो देख लोगे कि नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर देख लेगा। ठीक उसी तरह ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए सारी जानकारियां रहेंगी। अगर ये अब डिटेल में और पढ़ेंगे उसमें क्या होगा आगे, मतलब जब आएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, MSME के लिए क्रेडिट गारंटी के लिए बोला गया है। एक्सपेंडेड कॉर्पस अंडर ए रिवैम्प स्कीम टू इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट अप 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ का जो है एक कॉर्पस रिवैम्प किया जाएगा। मतलब सोचो, भारत सरकार MSME में बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी देगा। तो क्रेडिट गारंटी देने के लिए उन्होंने एक गारंटीड क्रेडिट 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, कि ऐसे उद्यमिता के लिए 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। एक्सपेंडेड कॉर्पस अंडर ए रिवैम्प स्कीम टू एनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़। मतलब भारत में रहने वाले जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं, जो 2 लाख करोड़ का एडिशनल जो है गारंटी क्रेडिट दें लोगों को, जिसमें उसमें गारंटी लेगा MSME के लिए, तो उसके लिए उन्होंने कॉर्पस रखा है, ये बात कही गई है। फिर एक और बेनिफिट है सीनियर सिटीजन के लिए, इनहांस मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फ्रॉम 15 lakhs to 30 lakhs। ये एक जो है बेनिफिट दिया गया, 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। अदर इनिशिएटिव्स में है कि यहाँ पर इनिशिएटिव्स टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटी इन गिफ्ट IFSC। फिर क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन सिक्योरिटी मार्केट वाया अवार्ड बाय एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। चलिए ये फाइनेंशियल सेक्टर का देख लेते हैं। फिर ये है स्टेट के लिए 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो डिप्लॉयमेंट या उसका खर्च जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये करेंगे जिससे कि उस राज्य में रहने वाले जनताओं को जीवन में सुविधाजनक होगा, या वो जो कामकाज कर रहे हैं उनमें उनको मदद मिलेगी। फिजिकल डेफिसिट 3.5 GSDP allowed for state 0.5 tied to power sector reforms. Physical consolidation targeted physical deficit to be below 4.5 by 2025 to 26 2025 to 26 जो है 4.50 का फिजिकल डेफिशिएट इससे नीचे रहेगा। ऐसा कहा कि राजकोषीय घाटा होता है फिजिकल डेफिशिएट जो है वो, उसके लिए बात कही गई है। और यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से फिजिकल डेफिशिएट्स को जो है देखा गया है इसमें, कि प्राइमरी डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट। तो ये ग्रीन वाला फिजिकल डेफिशिएट है,
9.2 से 5.9 ये फाइनेंशियल ईयर 24 में, और यहाँ पर क्या गया है 25-26 में 4.5 देखा गया है। मतलब अभी 23 के लिए 5.9 रखा गया है और 2025-26 के लिए 4.5 रखा गया फिजिकल डेफिसिट को। ये ग्रीन वाला मतलब सबसे ऊपर वाला राजकोषीय घाटा होता है वो फिजिकल डेफिसिट। फिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने अभी देख ही लिया कि 66% जो है आउटले को हाइक किया गया है। 79,000 करोड़ का एक बजट रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चाहेगी कि जितने भी भारत में परिवार रहते हैं उनके सर पे एक छत हो और उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग जो है पक्का हाउस उनको मिले। इंडिया हैज इंक्रीज इट्स बजट एलोकेशन टू ₹79,000 crore फॉर अफोर्डेबल फाइनेंस इन 2023, अफोर्डेबल हाउसिंग इन 2023 to 24 ये बजट एलोकेट किया है। सर इसका मतलब सर कि सब्सिडी फिर से लाने जा रही है गवर्नमेंट सर पीएमएवाई में। हाँ, क्योंकि उसके लिए कॉर्पस रखी है 79,000 जो है वो तो हाँ हो सकता है कि करे। हाँ करेंगी, सब करेंगी, तभी तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि सबके घर पे छत हो। इसके लिए 22-23 में इसको फिर से लाया जाएगा, मतलब जो बंद किया था उसको फिर से शुरू करेगा। ये बात इससे इंडिकेशन दिखता है। फाइनेंस मिनिस्टर सेज इंक्रीज इन पब्लिक कैपेक्स की क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये तो चल ही रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपेक्स मॉडल में पब्लिक के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट PPP फॉर पब्लिक और पार्टनरशिप प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म पर काम कराएंगी, ऐसा करके कहा गया है। इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन लास्ट 9 ईयर। वाह, ताली बनता है इसके लिए आप हैं। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मानना पड़ेगा, है ना दया जी? अब बताइए कितनी ताकत है हमारे देश की, है ना। एग्री स्टार्टअप जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्री स्टार्टअप के लिए उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी किसान काम करते हैं उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो उसके लिए इन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, इनकरेज करेंगे, और यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको जो है इसमें इनकरेज किया जाएगा, यंगस्टर को। और उनके लिए बजट रखा गया है क्योंकि एग्रीकल्चर में देखिए 20 लाख करोड़ का बजट है और उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि जो भी किसान जो हैं एग्रीकल्चर करते हैं उनको डिजिटली ऐसे प्लेटफॉर्म हो, इंफॉर्मेशन मिल जाए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए जिससे कि अपने प्रोडक्ट को सही दामों में बेच सकें या इनोवेशन कर सकें, अपने प्रोडक्ट की सही आय इकट्ठा कर पाएं। लिखा है देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर टू बी बिल्ड एज ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड। मतलब यहाँ का प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सके, कहीं भी बिक सके, ये बात कही गई है। अब आता है मेन मुद्दा, है ना, ये हुई ना बात इंपॉर्टेंट, पर्सनल इनकम टैक्स रेट। सरकार ने बहुत एक अहम जो है पहल करते हुए जितने भी लोग हैं जिनका अर्निंग जो है 7 लाख से कम है तो नया टैक्स रेजिम में उन पर इनकम टैक्स छूट कर दी गई है। टैक्स स्लैब नए हिसाब से दिया गया है, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। लेकिन 7 लाख रुपए तक के इनकम जो है उनमें उनको रिबेट दी गई। रिबेट दी गई। हाँ रिबेट देगा। पहले कितना था शेखर जी? 5 लाख तक 87 में रिबेट दे था। अभी 7 लाख में 7 हाँ लाख तक होगा। रिबेट था, 5 लाख जो जो रिबेट देते थे उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया, है ना। देखिए पहले क्या था, 2.5 लाख रुपए तक फ्री था, 2.5 लाख से ऊपर जो है वो 5 था, 5%, लेकिन 5 लाख तक तो वो रिबेट दे दिया गया था। अभी क्या किया उन्होंने, 7 लाख रुपए तक रिबेट दे दिया है। ये टैक्स स्लैब ऐसे ही रहेगा, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%। अब इसको थोड़ा राजू ने समझाओ तो इसको ऐसा क्यों कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है कि जो इनकम अगर हायर में टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो उनको उनकी 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, ये टैक्सेबल स्लैब है। अदरवाइज 7 लाख तक के इनकम को टैक्स दायरे से अलग करके रखा है, ठीक है। ओके,
चलिए अब बात करते हैं कि टैक्स प्रपोजल्स में सिंप्लीफिकेशन कुछ किया हुआ है कि हायर एक्सपोर्ट्स जो है, अगर यहाँ का माल बाहर भेज रहा है तो उसमें कुछ सिंप्लीफाई किया है। हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमारे लोकल सामान कोई ज़्यादा बनाता है तो उसमें टैक्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन किया है। मोर वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमी, अगर कोई मोर वैल्यू एडिशन, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। अगर भारत में बना हुआ सामान विदेश जा रहा है तो उसको थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंप्लीफिकेशन किया गया है। और हमारे देश में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर टैक्स के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन किया गया है। इस आधार पर अगर चेंज देखेंगे तो किस तरह का बेनिफिट देखिए। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर LIION बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीनर मोबिलिटी, ये सारा चीज तो इतना देखिए। कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट पार नेचुरल रबर टू कर्ब ड्यूटी कर्क्यूमिवेंशन, ये क्या क्या सब सारी बेनिफिट्स हैं, ये जो हमारे दूर दूर तक काम के नहीं लग रहे हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जानकारी के लिए बस इतना ही रख लो। अभी सवाल ज़्यादा आएगा 7 लाख रुपए तक के, और ये टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख रुपए तक नील है, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 जो है 15%, 12 से 15 20%, 15 तक 30%। कितना बढ़िया है ना, याद रखने के लिए दया जी। हाँ है सर। 3 लाख तक शून्य, 3 से 6 मतलब 3 तिगड़ा काम बिगड़ा से स्टार्ट करो, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 पहले 2.5 का डिफरेंस था सर। हाँ पहले 2.5 का था, 12 से 15 20 और 15 तक 30। ये याद रख लोगे, ऐसे ही याद हो जाएगा। ये ऐसे याद हो जाएगा सर। 3 के मल्टीपल में हो गया सर। हाँ 3 के मल्टीपल में। कितना आसान कर दिया है हमने प्रमोशन एग्जाम के लिए ना। 3 तक शून्य, 3 से 6 5, 6 से 9 7, 9 से 12 15, 12 से 15 20, 15 से ज़्यादा 30, और 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी इनकम लिमिट जो है उसमें रिबेट है। तो ये तो 7 लाख आएगा सर, वही पुराने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे 1.5 लाख वो हो जाएगा सर, और 87A होगा तब जाकर के 7 लाख होगा ना सर। हाँ 7 लाख रुपए तक इनकम के लिए उसमें इनकम टैक्स को छूट किया है, ठीक है, रिबेट दिया बाकी है। रिबेट दिया है उसमें। और बाकी ऊपर के जो होंगे उनका स्लैब में टैक्स इस तरह से लगेगा, जो ये इस तरह का इंक्रीज किया गया है ना। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 लाख जो है ये स्लैब में टैक्स लगता है। चलिए ये 3 से 6 है तो 7 में नहीं आएगा सर? नहीं वो 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, जो 7 लाख से नहीं ज्यादा समझ रहे हैं सर। मान लीजिए किसी का इनकम 9 लाख है, तब समझाओ, जाके ये सब एप्लीकेबल होगा। दया समझाओ, अगर किसी का 10 लाख इनकम है सर तो कैसे लग मैं समझाया 7 लाख तक दीजिए। नहीं लगेगा, और उसके बाद 0 से 3 रहेगा तो वो भी डील रहेगा। 7 लाख तक नहीं लगना है, और उसके बाद जो बच गया 3 लाख, उस पे टैक्स लगता है। तो उस पे टैक्स इसमें नील है, 0 से 3 तक नील है, 3 से 6 में रहता तो 5% लगता है। कौन सा 3 लाख? नहीं 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 जैसे 3 वैसा लाख बच गया ना, 10 लाख में से 7 लाख तो कहाँ निकाल से दीजिए। बचा? कहाँ से बचा? वैसा नहीं है, वैसा नहीं। एक एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा जिसमें मैं ये समझाया हूँ स्लैब, डिटेल स्लैब, 1 घंटे का वीडियो है, सिर्फ इनकम टैक्स पर ही है। उसको फॉर्मूले के साथ केस स्टडी के समझाया हूँ, वैसा नहीं है ना। वो जिनका शॉर्ट में बता दीजिए ना सर प्लीज। हाँ शॉर्ट में ये रहता है कि मान लीजिए कि जिनका 7 लाख तक तो कोई इनकम का पूरा रिबेट है, उनको टैक्स ही नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन 7 लाख से ऊपर जो इनकम होंगे उनमें जो आय होगा वो 3 से 6 लाख जो इनकम होंगे उसके ऊपर के होंगे। उसमें मान लीजिए सपोज किसी का 10 लाख रुपए का इनकम है। सर मान लिया जाए सर कि मैं बता रहा आप ही हूँ, का मान लिया जाए राजू सर ने कि राजू ने 10 लाख रुपए का इनकम है राजू नैन का, तो उसके 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक उनका 5% लगेगा, और 6 से 9 लाख रुपए तक 10% लगेगा, और बचा 1 लाख रुपए उस पर 15% लगेगा। समझ में आया तो बोलिए हो। आहो। देखा वो समझ मतलब गया? सर ये नील तो 3 लाख ही तक हुआ ना? अरे भाई 3 लाख हुआ, लेकिन आप तो 10 लाख कमा रहे हो मेरे राजा, 10 लाख कमा रहे जी। हो आप। तो आप 7 लाख कमाओ, कम कर दे, इनका सैलरी कम कर दे थोड़ा सा, 7 लाख तो नहीं लगेगा कुछ भी। अगर हाँ 7 लाख वही तो कमाएगा बता लोग रहे तो थे नहीं सर। लगेगा सर? हाँ 7 लाख कमा रहे हो साल का, कोई टैक्स नहीं 7 लगेगा। तक कुछ नहीं कोई लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा। 7 तक नहीं, मेरी बात समझो। जैसे अगर ही आप 7 के ऊपर जाएगा टैक्स ना, 7 के ऊपर जाता है बाकी स्लैब्स अपने आप प्ले में आ जाएंगे।
वो हिसाब से तो बहुत अच्छा जो हो गया नील सर। डॉर्मेंट पड़े हैं 7 से नीचे के लिए, 7 से ऊपर जाते ही बाकी प्ले में आ जाएंगे 5% 10%। जो स्लैब का टैक्सेबल स्लैब है वो तो पहले भी यही था, ये भी चेंज थोड़ी ना हुआ है, वो तो अभी चेंज हुआ है सिर्फ इनकम हाँ वाला। पहले भी ऐसे ही था, 5 लाख तक वाले ऊपर जाते ही 2.5 लाख पे लग जाता था टैक्स। तो राहुल जी हमारे साथी लोग थोड़ी ना समझते हैं, उनको तो टैक्स बचाना है, टैक्स देते चलिए क्या 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 उसमें लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट ये तो सर करके। सीलिंग लगभग 10 लाख तक लोग लाभ ले लेंगे इसमें। 7 लाख ये हो जाएगा, 1.5 लाख वो हो जाएगा, 50,000 वो हो जाएगा। ये जो दिया है ना, ये टैक्स स्लैब है, ये जो दिया गया है इसमें मान के चलिए 7 लाख तक कोई कमा रहा है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए 15 लाख कमा रहा है, जैसे हमारे दया जी 15 लाख कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे तो अगले साल कमा लेंगे 15 लाख, तो उनको ना 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख में जो होगा 5% का स्लैब वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। और ये 12 से 15 लाख में 20%, मतलब उस रेंज में उसका टैक्स लगेगा। ठीक है। और अब से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो गया है, ऑप्ट करना पहले पड़ेगा। ऑप्शन नहीं था, अभी नए टैक्स रिजीम जो है डिफॉल्ट हो गया है। जाएगा। और सबसे बड़ी राहत देखो ना, 7 लाख इनकम वाले कितने नंबर परसेंटेज वाइज बहुत लोग को उसको बेनिफिट मिलेगा ना इसमें। 7 लाख वाले 7 लाख का नील ITR भर भर के आएंगे हमसे लोन लेने। आएंगे नील ITR 7 लाख का आएगा, और आप तो उनको लोन दोगे और ITR इनकम टैक्स नील पे करेंगे, और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी। कई लोग तो ITR ही कम भरते हैं। अब पहले कितना आता था, 5-5 लाख आता था ITR भर के, अब कितना आएगा, 7-7 लाख का है। 7 लगाएगा। अपने बैंक वाले ही बहुत ज्यादा फायदा लेंगे सर इसमें। हाँ नहीं, बैंक वाले क्या फायदा लेंगे, मतलब बैंक वाले तो फायदा ही नहीं लेते हैं, उनको तो सब वो HRMS वाला काट के दे देता है, तो आप सर ये स्पाउस का दिखाएंगे एक्स्ट्रा। हाँ वैसा दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो सरचार्ज सरकार ने कहा है कि हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 करोड़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 37 to 25 अंडर न्यू रिजिम, और increasing tax exemption limit 25 lakhs on leave encashment on retirement for non-government salaried employees। तो ये भी याद रखना है कि ये सही है, पहले 20 लाख ही था। 25 लाख लीव इनकेसमेंट में ऑन रिटायरमेंट नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। और स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम सैलरीड क्लास और पेंशनर के लिए भी। तो अभी अगर हम देखेंगे हमारे प्रमोशन के दृष्टिकोण से, ये 7 लाख वाला बात रहेगा। और हायर स्केल में जाएंगे तो स्लैब में ये पूछ सकता है, स्लैब में एजम्पशन जो है 3 लाख तक बढ़ाया गया है। और पहले एजम्पशन कितना था, 2.5 लाख था, उसको भी बढ़ा दिया सरकार ने, 3 लाख कर दिया। तो ये बाकी स्लैब वाइज ही परसेंटेज लग जाएगा आपके टैक्स में। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया सर अब? स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या चीज का? जैसे 50,000 था ना, 50,000। हाँ ये वो 50,000 ही है, 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 52,000 वो तो उतना ही है, 500 कर दिया है। हाँ 15 लाख से ऊपर वालों के लिए कुछ चेंज किया है। चलो 2,500 का और डिटेल चर्चा करेंगे उस पर, है ना। हाँ बाकी ये टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड इतना ही। और आप जो है ये क्या देखिए, ये देखिए ये एक नया दिया है, हायर लिमिट ऑफ 3 करोड़ फॉर TDS ऑन कैश विड्रॉल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कैश विड्रॉल करती है तो उनको हायर लिमिट 3 करोड़ दिया है। TDS 3 करोड़ तक के TDS नहीं लगेगा, 3 करोड़ से ऊपर जो है कैश विड्रॉल लगेगा। और नॉर्मल में ये कितना है, 1 करोड़ है नॉर्मल कस्टमर को, 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल नहीं है। जो पैन ITR डालते हैं तो उसके टैक्स लिए विड्रॉल है। रिटर्न दाखिल करते हैं तो 2%, रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो 5%। ये एक और क्या दिया है, 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट टू न्यू कोऑपरेटिव, टैक्स बेनिफिट कॉर्पोरेट टैक्स टू न्यू कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग टिल 31 मार्च 2024। चलिए उसको याद रख लीजिए ऐसी। हायर लिमिट ऑफ 2 लाख पर मेंबर फॉर डिपॉजिट एंड लोन इन केस बाय PAS PCRD। 2 लाख रुपए तक अगर मेंबर जो है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होते हैं ना, उसमें अगर रहेंगे, 2 लाख रुपए तक मेंबर जमा करता है, लोन में कैश जमा करता है, तो हायर लिमिट दिया गया। पहले ये तो 1 लाख रुपए तो बढ़ाया है, इसको हायर लिमिट किया। चलिए तो ये टैक्स रिलेटेड था। बाकी तो ये गिफ्ट सिटी टिल March 25, इनकम ऑफ अथॉरिटी बोर्ड कमीशन सेटअप बाय Statute of Union and state to be exempted from income in certain sector
एक्सटेंशन पीरियड टैक्स बेनिफिट टू फंड रिलोकेटेड टू IFSC गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, यही सवाल पूछता था पहले। टिल 31 मार्च 2025 कहाँ है गिफ्ट सिटी शेखर जी? अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात। गुजरात में। अहमदाबाद। चलिए ये देखिए, ये बजट है, रुपया आएगा कहाँ से, रुपया जाएगा कहाँ से? हाँ जी राजू नंदन जी, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, रुपया दिख आएगा रहा कहाँ से? तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वाइज रुपया है सरकार के पास आ रहा है बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। बारोइंग मतलब कहीं कहीं बारो कर रही है, 34% जो रुपया है वो बारोइंग है, बड़ा हिस्सा देखिए बारोइंग है ना, लोन लेंगे। फिर उसके बाद जो बड़ा हिस्सा है वो है 17%, 17% है गुड्स गुड्स एंड एंड सर्विस। सर जीएसटी। वाह, सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा दयानंद जी? जीएसटी से सर। नहीं नहीं, सबसे पहले बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी। बोरिंग है। 100 रुपए में से 34 रुपए ये उधारी ला रहे हैं उधारी, और 17 रुपए जो है ये जीएसटी जीएसटी से से। आएगा। जीएसटी से। फिर 15 रुपए जो है इनकम टैक्स से आ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स भी है सर। कॉर्पोरेट टैक्स भी 15 रुपए है, दोनों 15 इनकम 15 टैक्स भी है ना, इनकम टैक्स भी 15 रुपए है, कॉर्पोरेट टैक्स भी 15 रुपए, तो 30 रुपए ये हो गया। जीएसटी 17 रुपए है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% है। और ये है नॉन टैक्स रिसिप्ट 6, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 2%, कस्टम 4%। तो ये पैसा आएगा यहाँ से। तो मोटा मोटी देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है बोरोइंग से, इनकम टैक्स से, और जीएसटी से, और कॉर्पोरेट टैक्स से, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। यानी अर्निंग की बात करें सर तो जीएसटी से सबसे ज्यादा अर्निंग है गवर्नमेंट को। हाँ, जीएसटी से ज़्यादा अर्निंग है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस। फिर अभी रुपये जाएगा कहाँ देखो सर। इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज्यादा पैसा दिया जा सबसे रहा ज़्यादा है। इंटरेस्ट पेमेंट है, बारोइंग लिया है कहीं से, सही, और उधारी लेने है तो वही इंटरेस्ट पे कर रहा है ना। देखो ये उधर भी बारोइंग क्या ज्यादा होता है, लिया तो मैं बता रहा हूँ देना भी तो देना मैं बता रहा हूँ आपको। बारोइंग एक तो कहीं से उधारी लिया, वो बारोइंग हो गया। दूसरा क्या होता है, जो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं ना, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट होता है ना, वो भी तो उनका बारोइंग ही है ना, मतलब अदर लाइबिलिटी में आएगा ना। जैसे जैसे सुकन्या का भी पैसा सर। कन्या का हो गया, प्लस अभी जो महिला सम्मान बचत में है, तो उसमें जब इंटरेस्ट भी पे करना होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, अच्छा अच्छा, पीपीएफ हाँ है। हाँ। मगर उसको इन्वेस्ट भी तो कर रहे होते हैं ना हम लोग, कहीं वहां से भी पैसा आ रहा होता है, हाँ, वो तो आगे माइनस देखते हैं करते ना हैं। पैसा कहाँ से ये जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर ये क्या दिया है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2% आ रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6% आ रहा है, ये यही सब अच्छा है ये। थोड़े जोड़े। हम्म, बाकी बड़े अमाउंट तो कहाँ से आ रहे हैं वो देख लो ना। ठीक है। अब हम्म। रही बात, अब रुपया जाएगा कहाँ सबसे ज्यादा, देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जा रहा है, फिर उसके बाद 17% जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। वाह, नहीं 18% जा रहा 18 है है सर। स्टेट शेयर एंड टैक्स एंड टैक्स ड्यूटीज। एंड ड्यूटीज। जी स्टेट का जब ये जितना रुपया कमा रहे हैं तो उसमें 18% स्टेट को चला जाता है, स्टेट को भी वो टैक्स की ड्यूटी देते हैं हिस्सा, है ना। उसके बाद जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, जो भी सरकार की योजनाएं चलती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जैसे कि एजुकेशन लोन की सब्सिडी है, सीजीटी में सेमी कॉर्पोरेट्स रख रहे हैं, या सेंट्रल के जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें जो बजट रखा के खर्च होता है। फिर होता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, ये इसमें 9% का खर्चा रखा गया है ना। फाइनेंस में जिसको कहीं से फाइनेंस लेते हैं उसमें कमीशन और कोई क्या क्या करते हैं उसमें से। सर इसमें सर एडवर्टीजमेंट वाला जो खर्च है वो कहाँ है सर, वो किस में आएगा सर? अब बता रहे हैं, देख लेते हैं जरा, पढ़ लेते हैं अंदर। डिफेंस में 8% का है, सब्सिडीज में 7% का है। सेंट्रलाइज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 9% है। वही है सर भारत का। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ही होगा, पब्लिसिटी वगैरह का, है। ठीक है। और अदर एक्सपेंडिचर में हो सकता है, अदर एक्सपेंडिचर में हो सकता है। फिर ये पेंशन में 4% है, तो ये खर्चा है ना। बोरोइंग ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, बाकी तो ये सेंट्रल सेक्टर में खर्च कर रहे हैं, है ना। तो ये रुपया आएगा कहाँ से, रुपया जाएगा कहाँ से, ये उसका लेखा जोखा है, जिसको आम बजट कहे जाते हैं। रूरल फोकस किया गया है प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, जो देश की सरकार ने, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती रमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि जो सेंटर है 2 लाख करोड़
फिर से इन्वेस्ट करेगा, मतलब स्पेंड करेगा, खर्च करेगा। फ्री फूड ग्रेन्स फॉर ऑल प्रियोरिटी हाउस होल्ड अंडर PM गरीब कल्याण योजना, इसको फिर बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार ने इस बजट में इतना प्रावधान रखा है, तो 2 लाख करोड़ याद रखिए। ठीक है शिखर जी, 2 लाख करोड़ याद रहेगा। हाँ। इसके तहत क्या किया जाएगा, जैसे हर घर अनाज क्या स्कीम है ना, घर घर अनाज पहुंचाना है ना, उसके तहत है। द सेंटर विल प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड अंटिल दिसंबर 2023, दिसंबर 23 तक करेगा। ये फ्री राशन सर क्या जाता है, दया जी थोड़ा बताओ इसको जरा। आप फ्री देखो राशन देना है सर, 2023 दिसंबर गांव में 2023 तक देखे फ्री होंगे, राशन गांव में देना है। सरपंच आता है और ऐसे आधार कार्ड वगैरह कुछ कुछ करके ले जाता है, उनको बना देता है, फिर उसमें हर महीना राशन मिलता है, मिट्टी तेल, खाने का चावल, क्या दाल चना, क्या क्या मिलता है ना, क्या क्या मिलता है वैसे। आप लोग तो गाँव विजिट करते होंगे ना, आप लोग को पता होगा, देखते होंगे। चीनी भी मिलता है सर, चीनी केरोसिन चावल दाल, हाँ अरहर का दाल मिलता है, चना यही का सब दाल कुछ कुछ। मिलता कल हमारा राजू ने बता देगा, किसी घर में विजिट करेगा ना, तेल। उसका राशन कार्ड देख के मिलेगा कितना कितना किलो मिलता है ना, कितने परिवार में एक राशन कार्ड में। फ्री फूड ग्रेन्स है, 2 लाख करोड़ हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये बजट के जो इसमें गरीब कल्याण, गरीब अन्न योजना, ये भी एक नया गरीब अन्न योजना। अंडर द प्राइम मिनिस्टर गरीब अन्न योजना द इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ अबाउट 2 लाख करोड़ विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा 2 लाख करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना उसको खर्च करेगा, उसका खर्च वहन करेगा। तो यही है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, यही है अन्न योजना। और ये किस में आएगा, इसमें सेंट्रल सेक्टर इस खर्चे में आएगा, ये सेंट्रल सेक्टर खर्चे में। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर में खर्च में आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर गरीब अन्न योजना 2 लाख करोड़। फिर ग्रीन ग्रोथ, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा ग्रीन ग्रोथ में पढ़ चुके हैं कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया जाएगा। 20,700 करोड़ याद रखना पड़ेगा आपको। 20,700 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख विल बी कंस्ट्रक्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,700 करोड़ इंक्लूडिंग सेंट्रल सपोर्ट ऑफ ₹8,300 करोड़। तो ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ों पे काम होगा। तो इस पर ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा ये नज़र मार लो ताकि आपको डिपॉजिट मोबिलाइज करने में भी काम आएगा साल भर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिल रहा है, एलोकेशन किया जा रहा है स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को। ठीक है दया जी, तो आप अपने अपने जिले का भी आपको बजट पता होना चाहिए कि अपने जिले में कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री में, ताकि आप उनसे संपर्क करके ये डिपॉजिट मोबिलाइज भी कर सकते हैं। तो एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की बात करें तो डिफेंस को देखिए 5.94 करोड़, सबसे ज्यादा किधर किधर खर्च हो रहा है, डिफेंस पर सर। डिफेंस में, क्योंकि देश की सुरक्षा अच्छा उस उन्हीं के हाथों में है। हाँ प्राइम इम्पोर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5.95 लाख करोड़, 5,94,000 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2,70,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2,41,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.06 करोड़। 2.06 करोड़ में तो 2 लाख करोड़ तो यही है फूड में है, फूड में पूरा यही है ना, 2 लोग गरीब कल्याण में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1.96, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.78, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.60, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.25, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.23। वाह, ये देखिए डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ का है। पिछले साल ये 60,000 था, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए 48,000 करोड़ का था पिछले साल, अभी जो है 79,000 करोड़, 79,590 करोड़ का जो है एलोकेशन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए 100 करोड़ था 22-23 में, लेकिन अभी बढ़ा के 1250 है, कोविड वगैरह को देखते हुए, तैयारी करते हुए।
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल को अभी देखिए कितना बढ़ा दिया गया, 2000 करोड़ था, जो कि वो 2.5 गुना सर। क्या पीबीटीजी है ना, प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वर्नेबल क्या ट्राइबल ग्रुप, उनमें जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स 5943 ये लोकेशन है। स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देखिए बजट बढ़ाया है 23-24 के लिए एलोकेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता भी कर रहा है सर। सस्ता कर रहा है ना, इसीलिए सरकार बजट दे रहा होगा, है ना, सस्ता करेगा। सब्सिडी भी लाएगा देखिएगा सर। सब्सिडी तो है शायद, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं ना, सब्सिडी है, सब्सिडी ऑटो रिक्शा में सब्सिडी है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा पे सर, कार वार्ड में नहीं है, बहुत महंगा कार है। हाँ महंगा है। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये नॉर्थ ईस्ट स्पेशल है कुछ 2400। और इसमें सर टैक्स बेनिफिट भी है सर, इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिक स्कूटर। हाँ टैक्स बेनिफिट भी है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, है ना। ओके, मार्जिन भी कम लगता है। चलो ये हुई बात। वाह, एजुकेशन नहीं था सर इसमें। इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाए, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों का दिल खुशहाल कर जाए, और हम लोग को सफलता मिल जाए, और हमारा जीवन बेमिसाल कर जाए। तो ये बजट तो हम लोग सब याद हो गया हम लोग को, है ना, याद हो गया ना राजू नैन जी। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे बेमिसाल बजट, जो कि समराइज तौर से पढ़ रहे थे, और चूंकि आज ही बजट रिलीज हुआ तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी अगर हमको समझ में भी नहीं आया होगा तो भी आप याद रखने के हिसाब से समझ लीजिए, फिर बाद में हम लोग समझ लेंगे। हाँ जी शिवशांत जी, हमारे नेताजी कैसे हैं, कैसा लगा बजट आपको, हमारे देश का आम बजट कैसा लगा? आपको माइक का ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ शिवशांत जी, आपकी राय में आम बजट कैसा है, क्या फायदा होगा? इस बार तो सर बहुत ज्यादा बजट में इंक्रीमेंट हुआ है। गवर्नमेंट इस बार हर फील्ड से थोड़ा थोड़ा बढ़ाई है। टैक्स में हम लोग को फायदा मिलेगा। हाँ ये बहुत बड़ा फायदा है। सरकारी सरकारी नौकरी पेशा, जो भी नौकरी पेशे लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, 7 लाख, हाँ। सोचो कितना बड़ा जंप किया है, 5 लाख से लेके 7 लाख, कितना कवरेज हो गया होगा। मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम कवरेज कर दिया इन्होंने, दया जी, है ना। तो ये हमारे शिवशांत जी ने एक अच्छा चीज बता दिया। अब बताओ शेखर जी, आप बताओ कोई अच्छा कि एक अच्छा चीज बताओ, कंबल वाले राजा कौन है यहाँ पर? पीएम गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना में जो 2 लाख करोड़ का एलोकेशन रखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, पीएम गरीब कल्याण जो योजना है उसमें 2 लाख करोड़ का फिर बजट रखा है, जिसके तहत वो क्या करेंगे, फ्री फूड और ग्रेन जो है प्रायोरिटी जो हाउस होल्ड्स हैं उनको प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी जितेंद्र कुमार जी बताइए, और क्या बजट में फायदा मिला आपको, एक यस जो सीखने मिला, क्योंकि हम सीखेंगे तब तो जनता को पहुंचाएंगे। क्या एक अच्छा लगा, देखो हमारे सुशांत जी ने बताया टैक्स बेनिफिट। स्लैब सर सबसे बढ़िया तो टैक्स स्लैब था सर। टैक्स स्लैब था जी। तो टैक्स 7 लाख का छूट दे दिया है, तो ये सबसे जी जी छक्का मार दिया सरकार ने। अब काफी लोग खुश हो जाएंगे कि सरकार बढ़िया है भाई, अभी देखो 5 लाख जी बिल्कुल। बढ़ाया था और अभी 7 बढ़ा दिया। तो जी बिल्कुल खुश है कि क्योंकि इनका टैक्स जो है सरकार को जाता था, तो जी फिर ये बोलते थे कि हमारा टैक्स से सरकार चल रही है और सरकार विकास के काम नहीं कर रही है। अभी उनका वो पैसा जो है उनको बचत हो गया, एक बात। बिल्कुल सर। हाँ जी, और क्या लगा दयानंद जी, दया जी बताइए, दयानंद जी। सर इसमें सीनियर सिटीजन जो स्कीम था उसमें 15 लाख से 30 लाख हो गया। महिलाओं के लिए एक स्कीम आया है, नया स्कीम, जिसमें 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं 2 साल के लिए। और फिर उसके बाद एक एकलव्य महिला स्कीम, सम्मान बचत पत्र है वो, हाँ महिला सर, सम्मान महिला बचत, सम्मान बचत पत्र। जैसे और हम फिर एक किसान विकास एकलव्य नाम का भी आया सर। क्या है? वो अधिकतर आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए है, स्पेशली वो। उसमें क्या है एकलव्य कि योजना। उसमें 2000 पहले था पिछले बजट में, अब उसका बढ़ाकर 434 करोड़ रुपया बजट हुआ है। बहुत बढ़िया। और सीनियर सिटीजन का जो 15 लाख से 30 लाख कर दिया, वो भी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट कर दिया
ये भी एक बहुत बड़ी राहत है, सीनियर सिटीजन का दिल जीत लिया। देखो 15 लाख करते थे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता था, उसकी लिमिटेशन थी, है ना, तो अब वो 30 लाख बढ़ा दिया। ठीक है। और राजू नैन जी, कोई चीज़ और आपको आकर्षित करी है इसमें, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था? आज का जो बजट है सर वो बहुत ही अच्छा है और समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, और खास करके महिला, पुरुष, वृद्ध, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, सभी लोगों के लिए बजट रहा। और मेरे हिसाब से सर आज के बजट की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं सर कि जो देश की सुरक्षा जो है सर्वोपरि, और उसके तहत उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बजट है 5,94,000 करोड़ का उन्होंने जो किया है, 5.94 लाख करोड़ का जो बजट निर्धारण किया है, ये बहुत ही अच्छा है, ताकि जो है हमारा देश जो है रक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। तो दया जी, अगर 3 बड़े बदलाव के तौर पर देखेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे? इस बजट में 3 बड़े बदलाव अगर पूछे जाएंगे आपसे तो क्या बताएंगे इंटरव्यू में? पहला बदलाव टैक्स स्लैब में सर। बहुत तो बढ़िया। पहले 5 लाख तक का टैक्स लगता था, अब 5 लाख के बाद 7 लाख कर दिया गया उसे। दूसरा बदलाव हमारे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए हो गया, जो कि 15 लाख था पहले डिपॉजिट में, अब 30 लाख कर सकते हैं वो बिना टैक्स के। और तीसरा बदलाव ये कि तीसरा बदलाव जैसे हमारे सहयोगी बताया, डिफेंस में बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद ये एकलव्य में महिला वाला जो स्कीम है उसमें। नहीं, अगर इसमें बदलाव देखेंगे तो इस बजट में पहला बदलाव तो हो गया टैक्स स्लैब का, दूसरा बदलाव हो गया इलेक्ट्रिक वाहन, और जो देश में जो निर्मित वाले फोन वगैरह वो सस्ते उनको किया गया। ठीक है। और तीसरा जो बदलाव किया गया है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो इंक्लूसिव ग्रोथ किया गया है उसमें बदलाव किया गया है, जिसमें कि महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐलान किया गया, तो साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ को जो है इसमें किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो ये 3 बदलाव को सरल तरीके से बता सकते हैं। बाकी तो स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग बजट में सारी चीज़ों को, तो आज जो बजट के में जितनी सारी चीज़ें उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं, है ना राजू नैन जी? सरल तरीके से समझ में आए आपको बजट? बढ़िया है सर, अच्छा है ना? एक बात बताना सर। हाँ। बजट आप बताएं तो लगभग दिमाग में सब रोटेट कर रही है, क्या क्या चेंजिंग हुआ है लगभग। हाँ, पूरा चेंज। कुछ नाम भले ही इधर उधर हो लेकिन वो आ जाएगा तुरंत। आ जाएगा। जैसे आप 2 लाख वाला याद कर हो गया आपका, फिर ये 15 लाख से 30 लाख वाला हो गया। बिल्कुल। फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो रखा गया लक्ष्य 20 लाख करोड़ का हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर के 10 लाख करोड़ का बजट हो गया, है ना? ये जो है महत्वपूर्ण है ना? और शिवशांत जी कैसे चल रही तैयारी आपकी? सब आपकी आशीर्वाद से चल रही है सर, जो चल रही है। ये जो हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो बढ़िया लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा था आज, क्वेश्चन मैडम का बहुत अच्छा था, है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन था सर। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। उनके जो क्वेश्चंस है वो सब मैं बना के देता हूँ, तो मैं ये सब जानते होंगे आप, फिर भी बना के देता हूँ। कारण क्या है कि उससे आपको ना निर्णय लेने में थोड़ा सा सही होगा। इसमें भी देखिए कई सारे गलती भी कर देते हैं। जैसे अभी मैंने सिखाया था कि एफडीआर में, फिक्स डिपॉजिट में क्या चार्ज होता है, तो क्या चार्ज होता है शिवशांत जी? अगर कोई डिमांड लोन लेने आता है और फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करना हो तो क्या चार्ज लगेगा? असाइनमेंट। लेकिन कई लोग जो है उसको लियन लियन कर रहे थे सर। एक्चुअली लियन इस कारण से करते हैं सर, लियन बैंक में लियन ही किया जाता है, बताता है लोग कि लियन करो। ओके। उसका अमाउंट जो है ना उसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक कर दिया जाता है। तो एक हाँ, तो काम लियन करते लियन हैं, कहते कहते सबको याद हो गया इसमें ये लियन। होता है आने वाला पैसा भी जो होता है ना, फ्यूचर में जो मैच्योरिटी होती है वो भी असाइन होता है, इसीलिए असाइनमेंट किया जाता है। ओके। तो इस हाँ, अच्छी बात है, वो क्लियर है, लियन नहीं है, असाइनमेंट होता है। अभी इस बजट में ऐसी 5 चीजें को आप याद रख लीजिए, पंचसूत्र। पहला, 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर में टारगेट लक्ष्य रखा गया, 20 लाख करोड़ का। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10 लाख करोड़ का, और 30 लाख तक जो है
डिपॉजिट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन, 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन में, और 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र में कर सकते हैं। ये 4 हो गया। और फिर हो गया आपका पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना में 79,000 करोड़ का बजट रखा गया। ये पंचसूत्र बैंकिंग के दृष्टिकोण से रखो। और इसके साथ साथ कुछ जो यहाँ पर फुल फॉर्म आए हैं वो तो बहुत आपको लिख के रखना है, हालांकि मैं अभी किसी सेशन में करवा दूंगा उसको टेस्ट में। पीवीटीजी, मिस्टी, एक मॉक करवा दीजिएगा सर। यूआईडीएफ, यूआईडीएफ, गोवर्धन, और क्या क्या है कुछ याद नहीं आ रहा है। जी जी, आज के बजट का ना सर कम से कम 30-40 क्वेश्चन मॉक हो जाएगा सर, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, थोड़ा 5 मिनट मेरे को दीजिए। अभी 12:34 हो रहा है, 5 मिनट बाद हम लोग एक सेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट वाला, थोड़ा आधा घंटे का सेशन है, थोड़ा आधा जग जाइए, नहीं तो 2 दिन से डिले हो जा रहा है वो सेशन। वो भी बहुत जरूरी है सीखना। वो भले ही जेआरजीबी का है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण बैंक में वही होता है इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी। नाम सिर्फ जेआरजी बैंक का है सर, वो सारा चीज लेकिन वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होता है वो गवर्नेंस होता है आरबीआई के डायरेक्शन में। जो आरबीआई के डायरेक्शन में वो आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, नाबार्ड की जो पॉलिसी होती है, उसी के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इसको इस तरीके से समझेंगे हम लोग सेशन में इन्वेस्टमेंट को। देखिए, जैसे लोन देते हैं ना दया जी, लोन देते हैं तो लोन की एक पॉलिसी होती है ना। तो क्या होता है, बैंकों का काम क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा करना और उसी डिपॉजिट को जो है पब्लिक को लोन के रूप में देना और साथ में इन्वेस्ट करना। 2 चीजें होती है। आपने देखा अंडर 5B क्या है शेखर जी, अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग की परिभाषा क्या है? जहाँ सोसाइटी में जहाँ सरप्लस पैसा है वहां से डिपॉजिट के रूप में स्वीकार करना, और जहाँ समझ के जहाँ पे डिफिसिट है जो मतलब कि जहाँ जरूरतमंद लोगों को एडवांस के लोन के रूप में विस्तार करना। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई है कि पब्लिक से डिपॉजिट को स्वीकार करना जमा के रूप में, और उसको इन्वेस्ट करना, और उसको जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में उसको मतलब उनको लोन देना, ये बात कही गई है। तो लोन देना और इन्वेस्ट करना, तो दोनों में पावर होता है। लोन देने का भी एक डेलीगेटेड पावर होता है ना राजू जी, ठीक उसी तरह इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट कौन कितना कर सकता है, किस में कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो अभी 5 मिनट में मैं मिलता हूँ आपको इसकी स्क्रीन पर, तो नहीं तो फिर जरूर कल सर, जरूर। जैसा आप बोलेंगे। तब तक सर कुछ छोटा रिकॉर्डिंग लगा दीजिए सर, तब तक 5 मिनट के लिए। ठीक है, मैं लगा देता हूँ 5 सर मिनट। छोटा सेशन ही लीजिएगा सर, छोटा ले लेते हैं। उसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो हमारे साथी हैं, देखो शेखर जी, ये अभी अभी आप लोग एग्जाम दिए तो आप में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से सवाल आया था, आपको आया था ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से। तो इसीलिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप आज 30 मिनट का सेशन होगा, ठीक है? ओके, तो आप लोग बने रहिए, मैं मिलता हूँ। और वीडियो लगाने की जरूरत नहीं है राजनेन्द्र जी, 5 मिनट में आ जाता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके।